नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस स्पेशल सेशन के अंदर एक बहुत ही यूनिक एक्ट जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में पॉक्सो बोलते हैं। और हमारा ये जो रीज़न बना है इस एक्ट को डिस्कस करने का, वो एक नया जजमेंट है हमारे केरला हाई कोर्ट का, जिस जजमेंट के अंदर केरला हाई कोर्ट ने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी है पॉक्सो के अंदर प्रोवाइड किए गए अलग ऑफेंसेस को। उसने ऑफेंस को 2 कैटेगरी में बाँटा है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पेनिट्रेशन ज़रूरी है और ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं। पेनिट्रेशन के होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी ट्रायल के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर जो पेश किए जाने चाहिए या अदरवाइज़ जो केस की सर्कमस्टेंसेस हैं, और कितना आसान या कठिन हो जाता है किसी भी एक्यूज़्ड पर्सन को कन्विक्ट करना, और कैसे हम लोग सेक्सुअल इंटेंट को प्रिज़्यूम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, डिपेंडिंग कि एलिगेशंस पेनिट्रेशन के बारे में लगे हैं या नहीं। पेनिट्रेशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने पीनिस का इस्तेमाल करके या किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करके उस बच्चे की बॉडी में पेनिट्रेट करता है, इंसर्ट करता है, उस सिचुएशन की बात हो रही है। तो बहुत ही एक प्रैक्टिकल जजमेंट आया है जो हमको समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसे अपराधों के संबंध में एक्चुअल में ट्रायल चलता कैसे है और हमारे जज साहब की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है किसी भी अपराध को साबित करने के संबंध में। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा सेंसिटिव इश्यू है, तो सेंसिटिविटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे, पर हाँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपकी क्रिएट होगी। तो आगे आने वाले 10 मिनट आप सभी लोगों के लूँगा। 10 मिनट में बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको देके जाऊँगा। आ जाओ। सबसे पहले बेसिक बेसिक सी डिटेल्स आप लोग नोट कर लो, अगर आपको खुद अपनी तरफ से इस पे रिसर्च करनी हो। केस का नाम है दोस्तों अजीत प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें बोला क्या गया है, रेशियो क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट without penetration is sexual assault under section 7 of the POCSO Act। ठीक है, इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है पहले आपको वो बता देता हूं, फिर कानून क्या कहता है वो समझा देता हूं। देखो यहां पर एक व्यक्ति है जो एक टीचर होने का काम करता है, मतलब टीचर होने की नौकरी करता है एक स्कूल के अंदर। उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को, बच्चा लड़का है, देखो पॉक्सो के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का जेंडर क्या है, कि वो लड़का है या लड़की है, दोनों ही सब्जेक्ट मैटर बनते हैं विक्टिम होने का। ठीक है, तो लड़का है, फर्स्ट क्लास का है। एलिगेशन ये है कि ये जो टीचर है उस फर्स्ट क्लास के लड़के को स्टाफ रूम में लेके जाता है अपने साथ एक बार, और खुद डेस्क के ऊपर लेट जाता है और उस बच्चे को बोलता है अपने ऊपर लेटने के लिए। बच्चा मना कर देता है, तो वो उस बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। फ्यूचर में वो दोबारा इस हरकत को दोबारा दोहराता है। दोबारा से उस बच्चे को लेके जाता है स्टाफ रूम में, फिर खुद लेटकर उसको अपने ऊपर लेटने के लिए बोलता है। अब बच्चा डरा हुआ है क्योंकि पिछली बार जब उसने मना किया था तो उसकी पिटाई हुई थी, तो वो बेचारा बच्चा डर के मारे हर वो चीज़ करता है जो वो उससे करने के लिए बोलता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पेनिट्रेशन का कोई एलिगेशन नहीं है, रेप वाली कोई बात नहीं बताई गई है कि पेनिस को पेनिट्रेट किया गया है या बच्चे की अदरवाइज़ बॉडी के साथ कोई ऐसी संगीन रूप से छेड़खानी की गई। जो एलिगेशंस है वो बॉडी को टच करने के संबंध में ज़्यादा है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट के बारे में ज़्यादा है। ठीक है? ये दोस्तों फैक्चुअल सिनेरियो है। अब इसके बारे में ट्रायल चल रहा है और हमारे को केरला हाई कोर्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पॉक्सो के अंदर वैसे तो कई सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है, पर उन सेक्सुअल ऑफेंसेस को हम लोग प्राइमरीली 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तरफ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको हम बोलेंगे पेनिट्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस, और दूसरी तरफ आएंगे नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस वो हैं जहां पर वो वाली हरकतें हो रही हैं जो आमतौर पर रेप कहलाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति अपना पीनिस पेनिट्रेट कर देता है बच्चे में, ठीक है? या फिर अदरवाइज़ किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है, बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट में पेनिट्रेट करने के लिए। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे कवर होती हैं। यहाँ पे कैसी सिचुएशन कवर होती हैं, जैसे कोई आदमी है जो किसी बच्चे को टच कर रहा है, गलत इंटेंशन के साथ। उसके शायद प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा हो या अदरवाइज़ बॉडी के किसी भी पार्ट को टच कर रहा हो, अगर उसकी सेक्सुअल इंटेंट है, पर पेनिट्रेशन नहीं।
तो वो सारी यहाँ पर गिरती हैं, ठीक है? अब इसके बारे में जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं वो तो हमने 2 कैटेगरी में बाँटा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी 2 कैटेगरी में बाँटा है। एक तो नॉर्मल है, नॉर्मल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ये कवर होता है हमारा सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर हमारे पॉक्सो एक्ट के। और इसी में एक एग्रावेटेड फॉर्म भी है, खतरनाक वाली फॉर्म भी है। वो कवर होती है हमारे सेक्शन सॉरी ये कवर होता है नॉर्मल वाला सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कवर होता है सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर और जो एग्रावेटेड वाला है वो कवर होता है सेक्शन 5 के अंदर और सेक्शन 6 के अंदर। दोनों जगह पेनिट्रेशन पर दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आम तौर पर कोई अनजान आदमी है, कोई स्ट्रेंजर पर्सन है जो इन हरकतों को कर रहा है और यहाँ पर एग्रावेटेड वाली सिचुएशन में वो लोग हैं जो जिन पे वो बच्चा भरोसा करता है। मानो उसके परिवार का ही कोई सदस्य है या अदरवाइज़ कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस बच्चे को कंट्रोल करता है। जैसे इस केस के फैक्ट्स देख लो, टीचर उसके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता, तो वो एग्रावेटेड माना जाता, क्योंकि उसकी पोज़ीशन ऐसी है बच्चे के संबंध में। तो यहाँ पे सज़ा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सज़ा कम होती है। यहाँ पे कम से कम अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट साबित हो जाता है ना नॉर्मल वाला, तो कम से कम आपको 10 साल की सज़ा होती है, कम से कम बता रहा हूँ मिनिमम। और अगर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है तो यहाँ पे कम से कम आपको 20 साल की सज़ा देखने को तो ये फ़र्क है। दोनों जगह पेनिट्रेशन है, पर वो जिन सर्कमस्टांसेस में अपराध हुआ है, वो उसको एग्रावेटेड बना देता है और सज़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स आते हैं। इसके अंदर कैसे कौन से सेक्शंस रिलेवेंट हैं? जैसे यहाँ पर आपको सेक्शन 7 देखने को मिलेगा, सेक्शन 8 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सेक्शन 9 देखने को मिलेगा, सेक्शन 10 देखने को मिलेगा और आगे भी मिलेगा। ये जो सारे सेक्शंस हैं, ये किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पे पेनिट्रेशन का कोई लेना-देना नहीं। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है? कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को टच कर रहा है, या तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है या फिर उसके किसी भी बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, पर केवल टच करना काफ़ी नहीं होता बेटा। टच करने के साथ-साथ उसका सेक्सुअल इंटेंट है। तो हमको फिज़िकल एक्ट चाहिए, जिसमें उसने टच किया, प्लस ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट। जब ये दोनों पूरे हो जाएँगे, तब हम मानेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध और अगर सेक्सुअल असॉल्ट का आम तौर पर अपराध हुआ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हुआ, जैसे किसी स्ट्रेंजर वगैरह ने किया है, तो उसकी सज़ा यहाँ पर मिलती है। यहाँ पे सज़ा जितना मुझे याद आ रहा है, सज़ा 3 साल से लेके 5 साल तक की है। और अगर वो एग्रावेटेड फॉर्म है, कोई जान-पहचान का बंदा कर रहा है, कोई ऐसा बंदा कर रहा है जिस पे भरोसा है बच्चे का, तो वो एग्रावेटेड हो जाती है, जिसकी सज़ा यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर सज़ा आपको होगी 5 साल से लेके 7 साल तक की। तो ये फ़र्क है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बढ़िया बात क्या है समझने वाली, कि यहाँ पे किसी भी तरीके का फिज़िकल कॉन्टैक्ट काम करेगा। पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बच्चे के छुआ, जैसे हाथ को छुआ, कमर को छुआ, पीठ पे हाथ रख दिया, कंधे पे हाथ रख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ आल्सो सफिशिएंट। बस शर्त है कि आपने जो भी कुछ किया सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया। पर यहाँ पर इन अपराधों को करने के लिए यहाँ पे पेनिट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा जो केरला हाई कोर्ट है, हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी पॉक्सो के अंदर कोई भी ट्रायल चलता है, तो हमको देखना पड़ता है कि वो कैसे अपराध के संबंध में। क्या वो ऐसा अपराध है जिसमें पेनिट्रेशन इन्वॉल्वड है या ऐसा अपराध है जिसमें पेनिट्रेशन इन्वॉल्वड नहीं है? क्योंकि इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कोर्ट उसमें केस में ट्रायल के ऊपर, कि एविडेंसेस हमको क्या-क्या चाहिए होंगे। केरला हाई कोर्ट कह रहा है कि अगर कभी भी ऐसे अपराध के संबंध में ट्रायल चल रहा है जहाँ पे पेनिट्रेशन इम्पोर्टेंट है, तो सबसे डिटरमाइनिंग फैक्टर पेनिट्रेशन का ही साबित होना है। और अगर एक बार ये किसी केस में साबित हो गया कि बच्चे के साथ पेनिट्रेशन किया गया है, कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि वो बच्चा है, उसके साथ पेनिट्रेशन करना ही अपने आप में पूरे अपराध को एस्टेब्लिश कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेप की बात करें, तो रेप में अगर पेनिट्रेशन साबित हो भी जाए किसी महिला के खिलाफ, तो वो काफ़ी नहीं होता। हमको ये भी देखना पड़ता है कि महिला के साथ जो पेनिट्रेशन हुआ, वो उसकी बिना कंसेंट के हुआ। जब आप बिना कंसेंट वाली बात साबित करते हो, तब जाके हम कहते हैं कि रेप हुआ है। केवल पेनिट्रेशन काफ़ी नहीं है। पर पॉक्सो के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, तो उसके बच्चे की कंसेंट का तो कोई रोल है ही नहीं। इस बात की तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, कि बच्चे के साथ जो हुआ उसकी कंसेंट के साथ हुआ या नहीं हुआ, उसकी मर्ज़ी के साथ हुआ या नहीं हुआ, उसका कोई लेना-देना नहीं। केवल आपको पेनिट्रेशन साबित करना है और जैसे ही आप पेनिट्रेशन साबित करते हो, वो व्यक्ति सज़ा का हकदार बन जाता है और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसे यहाँ मिलेगी सज़ा या फिर यहाँ।
इसका रीजन ये भी है कि हम लोग अलग से सेक्सुअल इंटेंट क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन एक्ट ही अपने आप में ऐसा है जो साफ-साफ सेक्सुअल इंटेंट दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना पीनिस इंसर्ट कर रहा है किसी बच्चे के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेक्सुअल इंटेंट है। वो एक्ट ही ऐसा है, जो इतना सेक्सुअल नेचर का है, उसमें अलग से सेक्सुअल इंटेंट का साबित करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब भी ट्रायल चलता है ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जहाँ पे पेनिट्रेशन इन्वॉल्वड है, आपको केवल पेनिट्रेशन साबित करना है। जैसे ही आपने पेनिट्रेशन साबित किया, कहानी खत्म। पर जब हम आते हैं इन ऑफेंसेस में जहाँ पे पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं और किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल असॉल्ट माना जा सकता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति पे आरोप लगा कि उसने एक बच्चे का बॉडी पार्ट को टच किया है, फॉर एग्जाम्पल। तो सुनने में लग रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट है, कि फिजिकल एक्ट आपने किया है, बॉडी पार्ट को छुआ है, प्राइवेट पार्ट को छुआ है इनफैक्ट। पर ऐसा भी तो हो सकता है शायद गलती से हाथ लग गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो गलती से हाथ लग सकता है और जरूरी नहीं है प्राइवेट पार्ट को ही टच करें, किसी भी बॉडी पार्ट को टच करना पर्याप्त है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल पीठ को छुआ है, तो हो सकता है गलती से हाथ लग गया हो, या फिर अगर टच भी किया हो तो प्यार से किया हो, अफेक्शन में किया हो, सेक्सुअल इंटेंट ना रही हो। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे एक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पनिशेबल बताए जा रहे हैं, वो गलती से भी हो सकते हैं या अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ ही किए गए। इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट अगर किसी को देना है तो दो चीजें चाहिए, फिजिकल एक्ट भी चाहिए और सेक्सुअल इंटेंट भी चाहिए। यहाँ पे पेनिट्रेशन की तरह नहीं है कि आपने पेनिट्रेशन साबित कर दिया काम खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक्ट साबित कर दिया कि प्राइवेट पार्ट टच किया है तो काम खत्म, अब हम आगे कुछ नहीं देखेंगे और सजा दे देंगे, या फिर पीठ को छुआ है, कंधे को छुआ है, हाथ को छुआ है, इतना पर्याप्त है और सजा दे देंगे, ऐसा। यहाँ पे इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेक्सुअल इंटेंट होने। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे इस पॉक्सो एक्ट के अंदर एक और सेक्शन है, सेक्शन 30, सेक्शन 30। ये कहता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर सेक्सुअल इंटेंट को साबित करना जरूरी है और किसी व्यक्ति पे आरोप लगा है किसी भी अपराध के संबंध में, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे, हम ये मान कर चलेंगे कि उस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया सेक्सुअल इंटेंट के साथ ही किया है। हम ये अपनी तरफ से मान के चलेंगे और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिस पे आरोप लगा है, उस व्यक्ति की होगी कि वो साबित करे कि उसने जो भी कुछ किया वो सेक्सुअल इंटेंट के बिना किया। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटेंट चाहिए, केवल फिजिकल एक्ट से काम नहीं चलेगा नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। पर सेक्सुअल इंटेंट हम लोग मान के चलते हैं अपनी तरफ, मतलब जिम्मेदारी हम पे नहीं है, बच्चे पे नहीं है, प्रोसिक्यूशन साइड पे नहीं है कि वो साबित करे कि जो भी कुछ हुआ वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ हुआ। जिम्मेदारी एक्यूज के ऊपर कि वो साबित करे कि उसने भले ही टच किया है पर सेक्सुअल इंटेंट के साथ नहीं किया है। अगर वो ये साबित कर देगा कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ नहीं किया है तो वो बच जाएगा, और अगर वो नहीं कर पाया इस बात को साबित कि उसने जो भी किया वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे कि जो भी कुछ किया वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया और उसको सजा मिली। ये कहानी है हमारे नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि बच्चे को टच किया गया था, तो जिम्मेदारी टीचर के ऊपर थी कि वो साबित करे कि उसने जो भी कुछ किया बिना सेक्सुअल इंटेंट के। इस बात को वो साबित नहीं कर पाया, इसलिए टीचर साहब को सजा मिल गई। किस बात की सजा मिली? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 5 से 7 साल। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ सवाल और कर लो तो, व्हाट की प्रिंसिपल डिड द केरला हाई कोर्ट एस्टेब्लिश इन अजीत प्रसाद केस? ए, सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 पॉक्सो रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ पेनिट्रेशन। बी, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट even without penetration constitutes sexual assault. Only physical injury can substantiate a claim of sexual assault. Circumstantial evidence cannot be used to prove sexual assault. इसका सही आंसर क्या है कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पेनिट्रेशन साबित होना जरूरी नहीं है, आपको फिजिकल कांटेक्ट साबित करना है किसी भी बॉडी पार्ट के साथ और साथ के साथ सेक्सुअल इंटेंट। और सेक्सुअल इंटेंट के बारे में जिम्मेदारी किसकी है? एक्यूज पर्सन की, वो साबित करे कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध पूरा हो जाता है और इन सेक्शंस के अंदर दोस्तों सजा दी जाती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आया है तो फटाफट से आप सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दो।
बाकी मेरे को कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बताना कैसा लगा आपको सेशन और आप फ्यूचर में ऐसे और सेशन चाहते हो क्या। बाकी अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ये कॉम्बो बैच कंसीडर कर सकते हो। इसका प्राइस है दोस्तों 29,999 जो आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने पर। दोस्तों ये बैच आज से ही शुरू हो रहा है, 22 नवंबर से ही शुरू हो रहा है, पर इसको आप अभी भी अवेल कर सकते हो अगर आप चाहते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छा बैच है जिसके अंदर आपको सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में। उसके अलावा आपको मेंटोरशिप मिलेगी कैसे बच्चों से जो टॉप कर चुके हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में, वो आपको सिखाएंगे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है। उसके अलावा इसके अंदर फी रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स निकाल दोगे, आपकी 50% ऑफ द फी वापस हो जाएगी, और अगर आपने पूरा एग्जाम क्रैक कर दिया तो 100% फी आपकी वापस कर दी जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और एक और मौका है आपके लिए, अगर आप चाहो तो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट दोस्तों 24 नवंबर को होने वाला है, सुबह 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर होगा। इसमें अगर आप लोग सक्सेसफुल हुए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैचेस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने के लिए, आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आज्ञा दीजिए, फ्यूचर में फिर से मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।